हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया फर्स्ट फेज का, जो कि 1885 से 1915 के बीच का है। और इसके रिगार्डिंग हम क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। हम एनसीईआरटी के एमसीक्यू सीरीज को देख रहे हैं और इसमें हमने एंशिएंट और मेडिवल को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाके देखें। साथ ही साथ जो हमारा प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप ज़रूर जाके चेक करें। वहाँ पे ज्योग्राफी को मैंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और काफ़ी कंसेप्चुअल भी है। तो अगर आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कोई दिक्कत है तो आप उसको पढ़ें, समझें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं उनको शेयर करती हूँ। तो आप ज़रूर जाके पढ़ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ऑब्वियसली। प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और राइज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, which of the following factor were responsible for the rise of nationalism in India? तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो रिस्पॉन्सिबल है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया में के लिए? तो ये हमें बताना है। इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज, डिस्कवरी ऑफ पास्ट, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो रीजन रहा है वो नेशनलिस्ट आइडिया को राइज करने में हेल्प किया है। तो यहाँ पे सारा ही रीजन रहा है, सारा ही कॉज रहा है इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। पिछले क्लास में जो हम देख रहे थे तो हमने देखा था कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस कहाँ से आती है। जो हमारे हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री होती है, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है, वो क्या हो जाती है, वो लूज हो जाती है, बंद हो जाती है। क्यों बंद हो जाती है? क्योंकि हमारे यहाँ फ्लडिंग होने लगता है एक्सपोर्टेड मतलब इम्पोर्टेड गुड्स का, जो कि ब्रिटिशर्स स्टार्ट कर देते हैं। और जो भी हम एक्सपोर्ट करते हैं उन पर वो हाई टैरिफ लगा देते हैं, जिससे हमारे इंडस्ट्रीज जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है, रेवेन्यू की जो पॉलिसी होती है, और वो बहुत सारे रेवेन्यू पॉलिसी स्टार्ट करते हैं, जैसे परमानेंट सेटलमेंट, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी सेटल, जिससे ऑप्रेस्ड होता है किसका, जो हमारे किसान्स होते हैं उनका। और इस तरीके से काफ़ी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ जाती है हमारे यहाँ पे। और वेल्थ का जो ड्रेन था वो तो हो ही रहा था। सेकेंड था इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न आइडियाज़। वेस्टर्न आइडियाज़ का भी बहुत रोल रहा है। जब हमारे मिडिल क्लास इंटेलिजेंस जो है वो वेस्टर्न आइडियाज़ के इन्फ्लुएंस में आती है तो उनको लगता है कि हम अपने ही कंट्री में इंडिपेंडेंट नहीं है, हमें अपने अधिकार को लेना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है। डिस्कवरी ऑफ पास्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और प्रेस का इम्पोर्टेंट, ये हमें क्या करती है, एक दूसरे से कनेक्ट करती है और नेशनलाइज करती है। फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म का क्रिएशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है डेवलपमेंट ऑफ प्रेस का। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे चारों ही आंसर हमारा राइट है। रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसी रही है जो इंडियंस को क्या बनाती है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस बनाती है। साथ ही साथ क्या होते हैं कि वो क्या आइडिया डालते हैं कि जो इंडियंस हैं वो बर्बरिक और अनसिविलाइज्ड है, और सिर्फ ब्रिटिशर्स ही उनको क्या कर सकते हैं, सिविलाइज्ड बना सकते हैं। और जिसकी वजह से जो इंडियंस होते हैं वो स्टडी करने लगते हैं अपने पास्ट के। और हम जब पास्ट एंशिएंट इंडियंस को पढ़ रहे थे तो हम पास्ट में काफ़ी ज़्यादा डेवलप थे। हमने देखा था कि आर्यभट्टा, चरक संहिता, ये सब हमारे एंशिएंट इंडिया, तो हम एंशिएंट इंडिया में हाईली डेवलप हुआ करते थे। और जबकि वो क्या बोल रहे थे कि जो इंडियंस है वो हाईली बर्बरिक और अनसिविलाइज्ड है। और रिजल्टेंट क्या होता है, रीडिस्कवरी स्टार्ट हो जाते हैं ग्लोरियस पास्ट के। और इन्फ्लुएंस भी होता है वेस्टर्न आइडियाज़ का और प्रमोट करता है कंसेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी। इनका कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रेस का तो रोल रहता ही है राइज ऑफ नेशनलिज्म में, लोगों को कनेक्ट करने में, यूनिटी को प्रमोट करने में। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। और इसके रिगार्डिंग हम बताने कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम बिकेम मीडियम फॉर स्प्रेडिंग नेशनलिस्ट आइडियाज इन डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन। The educated Indians were loyal to British throughout the freedom struggle। हमें बताना यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला तो बिल्कुल करेक्ट है कि मॉडर्न इंग्लिश जो था वो मीडियम बन जाता है किसको, स्प्रेड करने के लिए नेशनलिस्ट आइडिया को डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन में। तो कॉमन लैंग्वेज क्या बन जाता है, मॉडर्न इंग्लिश। और आज भी यही है, सदर्न इंडिया से अगर हम कम्युनिकेट करते हैं तो या तो इंग्लिश या तो रीजनल लैंग्वेज वहाँ का हमें आना चाहिए। The educated Indians were loyal to British throughout the freedom struggle। ऐसा नहीं था। एजुकेटेड इंडियन जो मिडिल क्लास इंटेलिजेंस थी वो 1857 के पहले तक क्या थे,
वो सोचते थे कि जो इंडियंस है वो जो ब्रिटिशर्स थे वो हेल्प कर सकते हैं हमें मॉडर्नाइज्ड होने में, लेकिन ऐसा नहीं था। फ्रीडम स्ट्रगल आपको पता है कि जो एजुकेटेड इंडियंस ही होते हैं वो फॉर्म करते हैं किसको, 1885 में कांग्रेस का, आईएनसी का फॉर्मेशन होता है जो मॉडरेट लीडर हुआ कर देता है, ठीक है। और मॉडरेट में हमने पढ़ा था किनके कारण, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी फरदुन जी, एसएस बंगाली, ये सारे हमारे इंपॉर्टेंट लीडर थे। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। एजुकेटेड इंडियंस वर नॉट लॉयल टू ब्रिटिश थ्रू आउट द फ्रीडम स्ट्रगल, दे इन्फ्लुएंस द कंट्रीमैन टू स्पीक अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और वो कंट्रीमैन को क्या इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो स्पीक करे, बोले ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, और उनका इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1838 वाज नोन एज। तो पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1838 में हुआ था उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम कहते हैं जमींदारी एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन 1838 ईस्वी में एस्टेब्लिश होते हैं, इसको जमींदारी एसोसिएशन और लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे जमींदारी एसोसिएशन को ही लैंड होल्डर सोसाइटी कहते हैं, और इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है कैलकाटा में। और इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, प्रमोट करना और प्रोटेक्ट करना जमींदार्स को और लैंड होल्डर्स को। फाउंडिंग मेंबर होते हैं राधाकांत देव, द्वारिकानाथ टैगोर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ऑर्गेनाइज ईस्ट इंडिया एसोसिएशन टू सर्व विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पसेस। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं दादा भाई नौरोजी को, और जिन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का कंसेप्ट भी दिया था, ये हमें पता है। तो जो दादा भाई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी उसका मेन एम क्या था, उसका मेन पर्पस क्या था, ये हमें बताना है। To promote nationalism among the peasants of India, to discuss the Indian questions and influence British public to promote Indian welfare, to unite all nationalist leaders under one organization, to start an independent organization apart from Congress। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट होगा रिगार्डिंग द फॉलोइंग पर्पसेस, उनके पर्पसेस के रिगार्डिंग। तो उनका मेन पर्पस जो था वो क्या था, डिस्कस करना इंडियन क्वेश्चन को और इन्फ्लुएंस को ब्रिटिश पब्लिक टू प्रमोट इंडियन वेलफेयर। तो मेनली था इंडियन वेलफेयर को प्रमोट करना। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो होती है वो होती है 1866 में, और ये स्टार्ट करता है पब्लिक डिस्कोर्स को, और इसका मेन एम क्या होता है, इन्फ्लुएंस करना, मतलब जो ब्रिटिशर्स जो इंडियंस होते हैं उनके वेलफेयर को प्रमोट करना, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट जो होता है वो कहाँ पर होता है, लंदन में होता है, और इसमें मेन इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो इंडियंस का होता है जो वहाँ पे रह रहे होते हैं, और जो ब्रिटिश ऑफिशियल से रिटायर्ड हो चुके थे उन्होंने भी हेल्प किया था। और ये क्या करते हैं, वर्क टुवर्ड्स प्रेजेंटिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंडिया टू द ब्रिटिश पब्लिक। और ये जो इंडियंस की जो इंफॉर्मेशन हुआ करती थी, करेक्ट इन्फॉर्मेशन, वो ब्रिटिश पब्लिक तक पहुंचाई जाती थी, वो इसके द्वारा की जा रही थी। इंडियन ग्रीवेंसेस को भी ब्रिटिश प्रेस तक पहुंचाया जा रहा था। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी के कॉन्टेक्स्ट में हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है, दादा भाई नौरोजी वॉज बॉर्न इन 1867। He is popularly known as Grand Old Man of India. He was the first economic thinker of India. हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अभी हमने जस्ट देखा 1866 में उन्होंने ईस्ट इंडिया सोसाइटी की स्टेब्लिशमेंट की थी, कहाँ पे, लंदन में। तो ऑब्वियसली इनका जन्म 1867 में कैसे होगा, ये ऐसे ही रॉन्ग हो जाता है। उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये बिल्कुल करेक्ट है। वो पहले फर्स्ट इकोनॉमिक थिंकर रहे हैं जिन्होंने बताया था कि ब्रिटिश जो है हमारे जो वेल्थ है उसको ड्रेन कर रही है। तो फर्स्ट जहाँ पे भी है वो रॉन्ग है, राइट रॉन्ग आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। पहले वो इकोनॉमिक थिंकर भी है, और उन्होंने बुक लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ठीक है, जिसमें उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की भी बात कही थी। उनका जो जन्म हुआ था वो 1825 में हुआ था, ना कि 1867 में। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज। तो वो कौन सा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था जिसको प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, तो वो था आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको बोलते हैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा को ही
बोलते हैं प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1876 में, और इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, टू प्रमोट एवरी लेजिटिमेट मीन्स द पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और मटेरियल एडवांसमेंट ऑफ द पीपल। तो मतलब लेजिटिमेट मीन्स के द्वारा पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल और मटेरियल एडवांसमेंट करना किसका, पीपल्स का। और ये लेटर मर्ज हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड आफ्टर द मर्जर ऑफ लैंड होल्डर सोसाइटी विथ बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इन 1851। सेकेंड है इट वर्क्स टुवर्ड द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ये स्टेब्लिश होता है कब, जब लैंड होल्डर सोसाइटी, जिनका एस्टेब्लिशमेंट हमने देखा था, जिसको जमींदारी एसोसिएशन भी कहते हैं, जमींदारी सोसाइटी भी कहते हैं, और इसका एस्टेब्लिशमेंट हमने देखा था 1838 में। ठीक है, विथ बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के साथ हो जाता है, और फॉर्मेशन होता है किसका, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का। ध्यान में रखेंगे बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी और लैंड होल्डर सोसाइटी 1851 में मिलकर बनाते हैं ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। और ये वर्क करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल फार्मर्स, नहीं लैंड होल्डर सोसाइटी हमने देखा था जमींदार के लिए था। ठीक है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। मर्जर होने के बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का लैंड होल्डर से ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट होता है, और राधाकांत देव जो होते हैं वो पहले इसके प्रेसिडेंट होते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर जो होते हैं वो जनरल सेक्रेटरी होते हैं। राधाकांत देव जी ने स्टेब्लिश किया था लैंड होल्डर सोसाइटी को 1838 में हमने देखा था। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, ही वॉज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। द ICS से उनको डिसमिस कर दिया गया था। ही वॉज एसोसिएटेड विद द लैंड होल्डर सोसाइटी। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, उनको डिसमिस कर देते ब्रिटिश सर्स के द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज में, मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज से ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको डिसमिस्ड कर दिया, बिल्कुल करेक्ट बात है। लेकिन वो लैंड होल्डर सोसाइटी से एसोसिएटेड नहीं थे, इंडिया नेशनल एसोसिएशन से एसोसिएट थे, जिसको प्री कांग्रेस एसोसिएशन भी कहते हैं। 1876 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, अभी हमने जस्ट देखा, सॉरी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा है, मैंने शायद इंडियन नेशनल एसोसिएशन कह दिया था। सेकेंड स्टेटमेंट लैंड होल्डर सोसाइटी से कौन है, केशव चंद्र सेन और द्वारिकानाथ देवेंद्रनाथ टैगोर एसोसिएटेड है। तो सुरेंद्र बनर्जी को सिविल सर्विसेज से उनको हटा दिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा, और क्योंकि उसके जो सुपीरियर्स थे उनको टॉलरेट नहीं कर पाए थे इंडिपेंडेंट माइंडेड इंडियन इन द रैंक ऑफ दिस सर्विसेज। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स टॉलरेट नहीं कर पाए थे, वो एसोसिएटेड थे इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा से। 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कैलकाटा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 1883। द इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1886। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले द ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कैलकाटा वाज ऑर्गेनाइज्ड इन दिसंबर 1883, बिल्कुल करेक्ट बात है। ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस कैलकाटा में ऑर्गेनाइज हुआ था दिसंबर 1883 में, बिल्कुल करेक्ट बात है। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस मर्ज हो जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस से 1886 में। दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही रॉन्ग, स्टेटमेंट दोनों ही करेक्ट है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस जो है कलकत्ता में एस्टेब्लिशमेंट होता है, ऑर्गेनाइज होता है दिसंबर 1883 में, और स्पॉन्सर किया जाता है इंडियन एसोसिएशन के द्वारा, और अटेंड किया जाता है बहुत सारे लीडर्स के द्वारा जो कि बंगाल के आउटसाइड के भी होते हैं, और ये अडॉप्ट करता है प्रोग्राम सिमिलर होता है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का होता है, और फाइनली ये इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो जाता है 1886 में। 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Who among the following was one of the founder of the Bombay Presidency Association in 1885? तो इनमें से कौन जो होते हैं वो फाउंडर होते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के 1885 में, ये हमें बताना है। तो इनमें जो होते हैं वो होते हैं फिरोज शाह मेहता जो है इनके फाउंडर मेंबर थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी तो नहीं थे, सुरेंद्रनाथ जो बैनर्जी थे वो किसके थे, इंडियन एसोसिएशन ऑफ
कटा। तो ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा वो राइट हो जाएगा ए। अब हम देख लेते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के रिगार्डिंग। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन जो है वो फाउंड किया गया था 1885 में। फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग। तो ध्यान रखेंगे फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग जो है इसके फाउंडिंग मेंबर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के। और ये अपोजिशन में फाउंड किया गया था इल्बर्ट बील के द्वारा एंड लिटिल्स अदर रिएक्शनरी। इल्बर्ट बील लेकिन लाया गया था रिपन के द्वारा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखेंगे। The main objective of this organization was to mobilize public opinion on the issue faced by the Indians. Actually, इल्बर्ट बील में क्या था कि इल्बर्ट बील में ये था कि जो जुडिशरी जो इंडियंस जो जज होंगे वो ट्रायल कर सकेंगे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में, और ये चीज़ ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया था और इसलिए फाइनली इसको विड्रॉल कर लिया गया था, जिससे जो इंडियंस थे उनके अंदर जो एग्रेशन आ गया था वो उसके अगेंस्ट में आ गए थे। और इन्हीं सब की वजह से बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की एस्टेब्लिशमेंट तो होती है 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहले है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, इंडियन एसोसिएशन, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन किसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का हमने देखा था 1866 में, इंडियन एसोसिएशन का 1876 में, इसका जो है 1885 में। तो हमें बताना है किसका एस्टेब्लिशमेंट पहले हुआ था। तो सबसे पहले तो मुझे लग रहा है, तो इसमें मुझे लग रहा है कि ये तो 1886 में हुआ, ये 1870 में हुआ, 1876 में, 1885 में। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो दादा भाई नौरोजी स्टार्ट करते हैं इंडिया एसोसिएशन को लंदन में 1867 में, पूना 1867-66 में स्टार्ट किया गया था। पूना सार्वजनिक सभा को स्टार्ट किया गया था 1870 में एमजी रनाडे के द्वारा और उनके एसोसिएट्स के द्वारा पूना में। और इंडियन एसोसिएशन को इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता स्टेब्लिश किया जाता है 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्टार्ट होता है 1885 में फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा। 12th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, मद्रास महाजन सभा, नन ऑफ द अबव इनमें से कौन सा जो है वो करेक्टली मैच्ड है। करेक्टली जो मैच्ड है वो हमें बताना है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नहीं, राजा राम मोहन राय नहीं थे, दादा भाई नौरोजी थे 1866 का जो रीजन था, और ये स्टेब्लिश होता है लंदन में। पूना सार्वजनिक सभा, केटी तेलंग पूना बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से बिलोंग करते थे। केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब जी, ये हमने देख लिया था। तो पूना सार्वजनिक सभा से बिल्कुल वो रिलेटेड। पूना सार्वजनिक सभा जो कि पूना में स्टेब्लिश हुआ था 1870 में, और ये एमजी रनाडे के द्वारा हुआ था। तो सेकंड जो हमारा है वो रॉन्ग हो जाता है, फर्स्ट भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। थर्ड, मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लो के द्वारा स्टेब्लिश होता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इसके कौन फाउंडर मेंबर होते हैं, जी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लो और बी राघवाचार्य। ठीक है, और ये कंसर्न क्या है, जो ब्रिटिश जो ग्रीवांसेस होते हैं इंडियंस को ज़्यादा फेस किए जाते हैं, वो ब्रिटिश अथॉरिटीज़ के सामने ये रेज करना इनका काम होते हैं। किसका, मद्रास महाजन सभा का। 13th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन 1878 आर्म्स एक्ट वाज इनेक्टेड व्हिच बैंड आर्म ओनिंग राइट्स ऑफ द इंडियंस। गवर्नमेंट ब्रॉट इल्बर्ट बिल इन 1883। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे एक्चुअली दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। 1878 जो कि लिटिल्स के टाइम पे लाया गया था, आर्म्स एक्ट जो कि बैन करता है किस चीज़ को, आर्म रखने के लिए इंडियंस को, तो बिल्कुल ये सही है। गवर्नमेंट ब्रॉड करता है इल्बर्ट बिल यानी रिपन के टाइम पे होता है, और 1883 में। दोनों ही ऑप्शन हमारा राइट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाए, दोनों स्टेटमेंट राइट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 1878 में आर्म्स एक्ट आता है, लिटिल्स के द्वारा ये आता है, और इसमें इंडियंस को अलाउ नहीं होता है आर्म्स रखने के। और रिपन के टाइम पे आता है इल्बर्ट बिल, जिसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है इंडियन सिटीजन को ट्राई करने के लिए केसेस जो होते हैं सेशन कोर्ट में इन्वॉल्विंग ब्रिटिशर्स को, और ये प्रमोगलेट होता है ड्यूरिंग
रिपन्स, लेकिन इसके अगेंस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट होते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा और फाइनली इसको विड्रॉ कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।